Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री. डियर स्टूडेंट्स, आज प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण सेगमेंट पर हम परिचर्चा करेंगे, इतिहास में उस टॉपिक को, उस अध्याय को शुंग वंश. आइए अब हम शुंग वंश के बारे में इतिहास की बात करते हैं. शुंगों के बारे में कहा जाता है कि ये मूलतः उज्जैन के थे, पर इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की. प्रमुख शुंग शासकों में पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभद्र एवं देवभूत के नाम का उल्लेख मिलता है. शुंग शासकों की मैं बात करूं तो मैं आपको पहले बता दूं कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके ही प्रधान अमात्य पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी, और जिसने बृहद्रथ को समाप्त कर एक नए शासन व्यवस्था की स्थापना की, एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसको शुंग वंश के नाम से जाना गया और जिसके संस्थापक के रूप में पुष्यमित्र शुंग के नाम को अभिहित किया गया. इस वंश में जिन 5 प्रमुख शासकों का उल्लेख मैंने किया, उनके बारे में प्रमुख रूप से व्याख्या इस प्रकार है. शुंग वंशियों का जो शासन काल था वह 185 ईसा पूर्व से लेकर के 75 ईसा पूर्व तक रहा. शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके की, जिसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं. पुष्यमित्र शुंग ने बिना किसी राजनीतिक उपाधि के शासन किया. पुष्यमित्र ने पतंजलि के मार्गदर्शन में 2 अश्वमेध यज्ञ किए. अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान की प्रासंगिकता क्या है, आप इस बात को समझ सकते हैं. रामायण काल के दौरान जब भगवान श्री राम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाने गए, उस समय चारों दिशाओं में अपने यश, कीर्ति, पताका और इन सब की पहचान और अपने अधीन सबको सुनिश्चित करने के लिए एक यज्ञ किया जाता था. इस यज्ञ में अश्वों को छोड़ दिया जाता था और जिन जिन राज्यों से होकर के गुजरते थे, वहां के शासक नतमस्तक होकर के प्रणाम करते थे. जो शासक इन अश्व को बांध लेता था, उनके ऊपर आक्रमण किया जाता था और उन्हें पराजित कर अपने साम्राज्य का अंग बना लिया जाता था. जिन शासकों के द्वारा उन अश्वों को प्रणाम करके उनको जाने दिया जाता था, उन्हें भी माना जाता था कि वह शासक उस बड़े राज्य की अधीनता स्वीकार करते हैं. तो कहीं न कहीं चक्रवर्ती स्वरूप को दिखाने का यह एक यज्ञ हुआ करता था. और यहां पर आप देखेंगे पुष्यमित्र शुंग जो था वह पुनः अपने आप को एक नए स्वरूप में प्रदर्शित करना चाहता था. वह वैदिक धर्म को प्रदर्शित करना चाहता था. वह ब्राह्मण धर्म को पुनः उत्थान के रूप में दिखाना चाहता था. इसलिए चक्रवर्ती सम्राट की संकल्पना जरूरी हो जाती है. चारों दिशाओं में, आसपास के राज्यों में, सब पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित किया. अपने सहयोगी, अपने गुरु, अपने राजपुरोहित पतंजलि के मार्गदर्शन में 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया. इसके साथ ही साथ शुंग वंश में और भी कई शासक हुए जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनको आधार मान करके उस समय के धर्म के बारे में भी बात कर सकते हैं. जैसे शुंग वंशीय अगले शासक की मैं बात करूं तो भागभद्र के नाम का उल्लेख मिलता है. कहा जाता है कि भागभद्र के दरबार में यूनानी राजा का एक वैष्णव उपासक जो दूत था, जिसका नाम था हेलियोडोरस, वह आया था. यूनान का था हेलियोडोरस, वैष्णव उपासक था, वह इसके दरबार में आया और कहा जाता है कि इसके बारे में जानकारी हमें विदिशा में स्थित वेशनगर के अभिलेख से प्राप्त होता है. उस अभिलेख से हमें वहां पर स्थित गरुड़ स्तंभ से पता चलता है कि हेलियोडोरस जो है वह भागवत यानी कि वैष्णव धर्म का अनुयायी था. हालांकि शुंग वंश के बारे में बहुत अधिक बातें नहीं होती हैं, क्योंकि सामान्यतः कम शासन काल में इनका अभ्युदय हुआ. बहुत अधिक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति पर इनका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा. लेकिन विशेष रूप से इनकी पहचान वैष्णव धर्म को लेकर के होती है, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान को लेकर के होती है. 2 अश्वमेध यज्ञ, हेलियोडोरस का आगमन, यह इस टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक माना जाता है. शुंग वंश के अंतिम शासक की मैं बात करूं तो इस वंश का अंतिम शासक देवभूत को माना जाता है, जिसकी हत्या उसके ही अपने अमात्य वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर दी. जिस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही राजा बृहद्रथ की हत्या कर एक नए राजवंश की नींव डाली थी, ठीक उसी तरीके से कमजोर शासक देवभूत की हत्या उसके अपने अमात्य वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की. इतिहास में उसको कर्ण वंश के रूप में जाना जाता है.